हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड AG 605 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, गन्ने के लाल सड़न रोग के बारे में। ठीक है, गन्ने का जो लाल सड़न रोग है उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। ठीक है, तो इस रोग के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। और यदि आप लोग इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसे गन्ने का एक प्रमुख रोग माना जाता है। ठीक है, यह जो रोग है गन्ने का लाल सड़न रोग, इसे गन्ने का एक प्रमुख रोग माना जाता है। भारत में सबसे पहले गन्ने के एक महत्वपूर्ण रोग के रूप में इसका उल्लेख बार्बर ने 1901 से 1906 में किया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले यह जो रोग है इसके बारे में किसने बताया था? तो बार्बर ने बताया था। कब बताया था? 1901 से 1906 के बीच में बताया था। उन्होंने उस समय मद्रास में गोदावरी एवं गंजाम जिलों से इसको खोजा था। ठीक है, फिर समझिएगा, भारत में सबसे पहले गन्ने का ये महत्वपूर्ण रोग के रूप में इसका उल्लेख बार्बर ने उस समय के मद्रास में गोदावरी एवं गंजाम जिले से किया था। उन्होंने गन्ने की फसल पर इस रोग के प्रकोप को उन क्षेत्रों में अधिक उग्र रूप से देखा जहां के गन्ने में तनावेदक कीट लगभग पूर्णतः अनुपस्थित थे। ठीक है, मतलब जहां पर तनावेदक कीट जो थे वह नहीं पाए जाते थे, अनुपस्थित थे, वहां पर यह रोग बहुत ही उग्र देखा गया। कौन सा? गन्ने का लाल सड़न रोग। ठीक है, भारत में बटलर ने 1906 ईस्वी में इस रोग का विस्तृत अध्ययन किया और इसके लिए एक सामान्य नाम लाल विगलन या रेड रॉट को प्रस्तावित किया, जिसे बेंट द्वारा सुझाए गए लाल कंड के नाम के स्थान पर अधिक सर्वश्रेष्ठ मानते हुए विश्वव्यापी मान्यता मिल गई। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन इसका क्या समझ में आया कि सबसे पहले यह जो रोग है इसको बार्बर ने 1901 से 1906 में उस मद्रास में गोदावरी गंजाम जिलों में इसको देखा था। ठीक है, उन्होंने गन्ने के फल पर इस रोग के प्रकोप को उन क्षेत्रों में अधिक देखा जहाँ पर गन्ने में तनावेदक कीट नहीं लगते थे। ठीक है, मतलब तनावेदक कीट पूर्ण रूप से अनुपस्थित थे। भारत में बटलर ने 1906 ईस्वी में इस रोग का विस्तृत अध्ययन किया और इसके लिए उन्होंने इसका सामान्य एक नाम दिया जिसे रेड रॉट या लाल विगलन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद बेंट आए, उन्होंने इसे लाल कंड नाम दिया जिस नाम से यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किस नाम से है? तो लाल कंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, रेड स्मट के नाम से। इसका सिम्टम देखेंगे तो इसका सिम्टम मतलब क्या है, इसका लक्षण, जैसे कैसे पहचानेंगे कि हमारे गन्ने में लाल सड़न रोग लग गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। इस रोग के प्रथम लक्षण वर्षा ऋतु के बाद ही दिखाई देते हैं। यह जो रोग होता है इस रोग के जो प्रथम लक्षण होते हैं वह वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देते हैं। इस समय पौधे की वृद्धि रुक जाती है। एक बार मैं बता दूं, थोड़ा माइक नहीं लगाए हम, और क्योंकि माइक ख़राब हो गया है, कोई टेक्निकल इशू लग रहा है, माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा स्लो जा रहा होगा, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो इस रोग के प्रथम लक्षण वर्षा ऋतु के बाद ही दिखाई देते हैं। इस समय पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जो समय होता है इस समय जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और गन्ने में सुक्रोज बनना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है इसका प्रथम लक्षण वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देता है। इस समय पौधे की वृद्धि रुक जाती है और गन्ने में सुक्रोज बनना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में पत्तियों का रंग बदलने लगता है और सिरे से तीसरी या चौथी पत्ती किनारों एवं शीर्ष से मुरझाकर लटकने लगती है। ठीक है, सिरे से तीसरी या चौथी पत्ती होता है, किनारे एवं शीर्ष से मुरझाकर लटकने लगती है और कुछ दिनों के बाद में पूरी चोटी जो होती है गन्ने के ऊपर की, जो पूरा पत्ता होता है, पूरी पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं। रोग के बाद वाली अवस्था में गन्ने के तने पर प्रभाव पड़ता है। पहली अवस्था में गन्ने के पत्तों पर प्रभाव पड़ता है, पत्ता पूरा सूख जाता है। उसके बाद दूसरा प्रभाव जो होता है उसके तने पर पड़ता है। रोगी तनों का रंग कुछ फीका पड़ जाता है और यह पर्वों से कुछ सिकुड़ जाते हैं तथा इनका छिलका कुछ अंदर की ओर धंस जाता है। ठीक है, जो रोग की द्वितीय अवस्था होती है वह तने पर होती है। यह रोग जब लग जाता है तो उससे जो पौधे के तने होते हैं वह हल्का फीका पड़ जाता है और जो पर्व होते हैं उससे सिकुड़ जाता है। इनका छिलका कुछ अंदर की ओर धंस जाता है। इस प्रकार के गन्ने भार में हल्के, जल्दी से टूटने वाले मगर शीघ्र टूटने वाले तथा अनुलंबी रूप से सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अनुलंबी रूप से क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। रोगी तने को लंबाई में चीर कर देखने से रोग का जो चिन्ह होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तने का पित्त या मज्जा
परों के एक ओर से दूसरी ओर तक हल्का लाल दिखाई देता है, डल रेड दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसका सिम्टम ही हम लोग देख रहे हैं। और लाल पीठी चौड़ाई में काटते हुए सफ़ेद धब्बों या चकत्तों की आड़ी पट्टियाँ मिलती हैं। यह सफ़ेद पट्टियाँ चकत्ते ही इस रोग का मुख्य निदान सूचक लक्षण होते हैं। रोग का अधिक प्रभाव होने पर जो पीत होता है उसका रंग लाल मटियाला भूरा हो जाता है और सफ़ेद चकत्ते या पट्टियाँ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। जो पीत होता है उसमें गुहाएं बन जाती हैं जो कवक के धूसर या सफ़ेद कवक जाल से भर जाती हैं। ठीक है, तो यह जो है कवक के द्वारा होने वाला रोग है। पहले तो यही जान लीजिए, जब गुहाएं बन जाती तो वह जो होता है वह कवक के धूसर या सफ़ेद जाल कवक से भर जाता है। रोगी तनों के रस से एक दुर्गंध आने लगती है। जो रोगी पौधा होता है उसके रस से एक दुर्गंध आने लगती है जो कि कवक की एंजाइम क्रिया द्वारा सुक्रोज को ग्लूकोज एवं एल्कोहल में बदलने से उत्पन्न होती है। ठीक है, यह जो गंध आती है यह कैसे आती है? तो कवक की जब एंजाइम क्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है, सुक्रोज जो होता है उसको ग्लूकोज एवं एल्कोहल में बदलने से इस प्रकार की गंध आती है। ठीक है, मौसम के अंत में रोगी तने की परों के समीप कुछ सूक्ष्म मखमली काले रंग की डॉट जैसे बिंदु जैसी संरचनाएं बनती हैं जो कि कवक के एसरवुलस होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, कवक के एसरवुलस होते हैं। यह काली बिंदु जैसे एसरवुलस तने के सिकुड़े हुए भागों एवं पीठ में भी उपस्थित होते हैं। तो अभी इसका सिम्टम हम लोगों ने देखा कुछ, आगे और भी सिम्टम में पूरा देख लेते हैं। उसके बाद मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूंगा जल्दी जल्दी। तो रोग के लक्षण पत्ती की मध्य सिरा पर दिखाई देता है। जो रोग का लक्षण होता है पत्ती की मध्य सिरा पर भी दिखाई देता है। पत्ती को मध्य सिरा, पत्ती के जो मध्य सिरा होता है वह गहरे लाल रंग का हो जाता है तथा इसके बीच बीच में राख के रंग के क्षेत्र बन जाते हैं। राख के रंग के क्षेत्र बन जाते हैं। इन उदकक्षयी विक्षतों के बीच में छोटे छोटे काले रंग के बिंदु दिखाई देते हैं जो कि कवक के एसरवुलस होते हैं और इनमें कवक के कोनिडियम बहुत अधिक संख्या में बनते हैं जो चूड़ की भांति पत्ती पर फैले रहते हैं। ठीक है, तो ये गन्ने के रेड रॉट डिजीज का लक्षण था। मैंने क्या बताया लक्षण में? मैंने बताया कि यह जो रोग है यह जो इसका प्रथम जो अवस्था होता है वह वर्षा ऋतु के बाद में दिखाई देता है। जब यह रोग लगता है उस समय पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जब यह रोग लगने वाला होता है उस समय पौधे की वृद्धि होती है वो रुक जाती है और गन्ने में सुक्रोज बनना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में क्या होता है, जब यह रोग प्रारंभ में लगता है तो पत्तियों का रंग बदलने लगता है और सिरे से तीसरी या चौथी पत्ती एवं शीर्ष से मुरझाकर लटकने लगती है। कुछ दिन के बाद पूरी जो पौधे की चोटी होती है ऊपर का वह पूरा सूख जाता है। कहने का मतलब यह है रोग के बाद वाली अवस्था में जो होता है गन्ने के तने पर प्रभाव पड़ता है। इसमें जो गन्ने का तना होता है वह कुछ फीका पड़ जाता है और पत्तों से सिकुड़ जाता है। इनका छिलका जो होता है कुछ अंदर की ओर धंस जाता है। इस प्रकार के जो गन्ने होते हैं वो उनके भार बहुत कम हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाता है और अनुलंबी रूप में सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यह इसका थोड़ा सिम्टम था जो कि मैंने आप लोग बताया। ज़्यादा डिटेल में पूरा नहीं हम लोग देखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने फिर से बता दिया। अब आगे देखेंगे इसका एटियोलॉजी कि यह रोग किसी कारण होता है। तो यह रोग कोलेटोट्रिकम फाल्काटम नाम के फंगस के कारण होता है। ठीक है, यह जो रोग होता है कोलेटोट्रिकम फाल्काटम या इसे ग्लोमेरेला टुकुमानेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जो फंगस है ना कोलेटोट्रिकम फाल्काटम, यह इसी कारण यह जो गन्ने में रोग होता है लाल सड़न रोग होता है। इस रोग को यह जो फंगस है इसको ग्लोमेरेला टुकुमानेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्लोमेरेला टुकुमानेंसिस नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। स्पेलिंग क्या बताएंगे तो सुन लीजिए आप लोग। यह जो कोलेटोट्रिकम फाल्काटम है इसको ग्लोमेरेला टुकुमानेंसिस नाम से भी जाना जाता है। इसका इटियोलॉजी हो गया। अब आगे देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो गन्ने की फसल के लिए एक उचित जल निकास एवं अच्छी उर्वरा शक्ति वाले खेतों का चयन करना चाहिए। इस रोग का प्रसार रोगग्रस्त खेतों से बहते हुए जल द्वारा होता है, अतः सिंचाई का प्रबंध ऐसा करना चाहिए कि रोगग्रस्त खेतों का जल रोग रहित फसल वाले खेतों में न पहुंच पाए। अगला पॉइंट, जहां तक संभव हो सके रोगग्रस्त फसल की पेड़ी या मूढ़ी फसल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस फसल से रोग नई बोड़ फसल पर भी फैल सकता है। बोल रहा है कि जहां तक संभव हो सके पेड़ी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस फसल से रोग जो होती है नई जो बोई गई फसल है उसमें भी फैल सकता है। बीज के लिए रोग रहित खेतों से प्राप्त गन्ने की पेड़ियों का ही प्रयोग करें। ठीक है, बीज के लिए जिस खेत में रोग नहीं लगा उस खेत से ही गन्ने के बीज का प्रयोग करें।
कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र अन्य दूसरी फसलों के साथ अपनाना चाहिए तथा एक ही किस्म के गन्ने को एक क्षेत्र में लगातार 5 वर्ष से अधिक नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, एक ही वैरायटी का जो गन्ना है उसे एक ही क्षेत्र में 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं उगाना चाहिए। गन्ने की विभिन्न किस्मों को भी हेर फेर कर बोना चाहिए। अगला पॉइंट है, बीज के लिए केवल स्वस्थ पेड़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बीज के लिए केवल स्वस्थ पेड़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि पोरियों के कटे सिरों पर अथवा गांठ वाले क्षेत्र में किसी प्रकार की लाली दिखाई दे तो ऐसे टिकड़ों का चुनाव बोने के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब यदि आप लोगों को पहले से लग रहा है कि यह रोगी है तो उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके रोगग्रस्त फसल की अगेती कटाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, जहां तक संभव हो सके जो रोगी पौधा है रोगग्रस्त हो गया है उसको आगे ही काट लेना चाहिए, अगेती कटाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, जैसे ही खेत में रोग के लक्षण दिखाई पड़े पूरे मूड के रोगी पौधे को समूल उखाड़ कर जला देना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे ही आपको शुरुआती अवस्था दे रोग का दिखाई दे उस पूरे पौधे को ही उखाड़ कर उसे फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। अगला है, फसल की कटाई के बाद खेत में हल चलाकर सभी रोगग्रस्त पौधे अवशेषों एवं जड़ों को एकत्र करके जला देना चाहिए। ठीक है, जब फसल की कटाई हो जा रही है उसके बाद खेत में हल चलाकर सभी रोगग्रस्त पौधे अवशेषों को एवं जड़ों को एकत्र करके जला देना चाहिए। आगे अगला पॉइंट है, फसल को सभी प्रकार के बेधक एवं दूसरे कीटों के संक्रमण से मुक्त रखना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा पौधे पर बनाए गए घाव या क्षति स्थल रोग संक्रमण के लिए प्रवेश स्थल के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह था आप लोगों का गन्ने का रेड रॉट डिजीज जिसे गन्ने का लाल सड़न रोग भी बोलते हैं, जो कि मैंने बताया। और इसके पहले ही मैंने एक वीडियो दिया है उसको भी आप लोग देखे लोग होंगे। और यदि वीडियो या आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पिछला वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोला था, आप लोगों ने लाइक नहीं किया। इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ 40 लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो आएगा और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और इसका पीडीएफ या तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।